बताना है कि बिहार की लेंथ एंड विड्थ कितनी है, नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, ये बताइए आप लोग। ठीक है, नॉर्थ से साउथ, पहले नॉर्थ से जो है साउथ बताना है आप लोगों ने, नॉर्थ से साउथ जो है कितनी है, ठीक है, और फिर ठीक है ईस्ट वेस्ट कितनी है बिहार की, ये तो बताइए। अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बिहार की, तो बिहार के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि बिहार का जो नॉर्थ ईस्ट जो आप लोगों का डिस्टेंस बनता है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वाला डिस्टेंस वो आप लोगों का ज्यादा है एज कंपेयर टू नॉर्थ, जो ईस्ट वेस्ट का जो डिस्टेंस बनता है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू नॉर्थ साउथ के। ठीक है, तो ये तो आप लोगों को याद रखना ही था। ठीक है, उसके बाद में जो है फ्रेंड्स कितना ज्यादा है कितना है, तो इसके लिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे यहाँ पर में कि जो नॉर्थ साउथ का जो डिस्टेंस है, नॉर्थ से साउथ का जो डिस्टेंस है, ये बनाता है आप लोगों का 345 किलोमीटर का। ठीक है, 345 किलोमीटर का। वही अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि साउथ जो है ईस्ट और वेस्ट का डिस्टेंस जो है वो कितना है, तो वो है 483 किलोमीटर का। ठीक है, 483 किलोमीटर। तो इसके अनुसार आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर बी। तो 445 किलोमीटर है नॉर्थ से साउथ, और ईस्ट वेस्ट जो है वो है 483 किलोमीटर। तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप सभी लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में कभी भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में हम लोग जो है फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं आप लोगों के। ठीक है, और भी बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। देखिए, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं दिखा दूं कि पॉपुलेशन के मामले में जो है बिहार वो 3rd नंबर पे है। ठीक है, और टोटल एरिया कितना है बिहार का, प्लीज एक बार इसको लिख दो आप लोग, क्योंकि ये बीपीएससी के एग्जाम के अंदर में जो है ना आप लोगों का, बीपीएससी कंबाइंड एग्जाम के अंदर में ये नंबर पूछा गया था। ये नंबर लिख सकते हैं आप सभी के सभी लोग, जल्दी से हर कोई बच्चा लिख देगा कितना नंबर है ये, फिर मैं आप लोगों को बोलता हूं, और एक बार मन में बोल भी देंगे आप लोग, अगर आप उच्चारण कर सकते हो तो उच्चारण भी कर दीजिए ताकि याद हो जाए आप लोगों का। ठीक है, हर कोई बच्चा लिख देगा 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना आप लोगों ने, बिहार का एरिया है। और ये राज्य के मामले में, अगर हम लोग राज्य की बात करें, ठीक है, स्टेट वाइज, स्टेट के मामले में ये आता है आप लोगों का 12वें नंबर पे। ठीक है, राज्य के मामले में, राज्य के मामले में, और राज्य और यूनियन टेरिटरी मिला दे आप लोग। ठीक है, राज्य और यूनियन टेरिटरी, स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरी कर दो आप लोग, तो ये हो जाता है आप लोगों का 13 नंबर पे, क्योंकि लद्दाख इससे बड़ा है। ठीक है, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी कर दोगे आप लोग, तो ये आप लोगों का उससे भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना था, इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो हम लोगों ने क्या देखा, यहां से इस तरीके का जो डिस्टेंस है आप लोगों का 483 किलोमीटर है। ठीक है, और यहां से इतना जो डिस्टेंस आप लोग देखोगे वो आप लोगों का मिलेगा 300, ठीक है, 45 किलोमीटर का। नाउ अब चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हर कोई बच्चा करेगा। ठीक है, जब भी हिंदी और इंग्लिश के अंदर में क्वेश्चन के अंदर में डिस्क्रिपेंसी आती है, हमेशा जो है फ्रेंड्स आप लोगों को पता है कि इंग्लिश को प्राथमिकता दी जाती है। रैंक डज बिहार होल्ड अमंग इंडियन स्टेट्स आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर मैं आप लोगों ने याद रखना है कि बिहार जो है वो राज्य के मामले में, ठीक है, यहाँ पर मैं व्हाट रैंक इंडियन स्टेट्स के बारे में बोल रही है, तो 12वें नंबर का हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों से पूछा जाए, ठीक है, अगर आप लोगों से बोला जाए फ्रेंड्स यहाँ पर में कि स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के अंदर में कितने नंबर का आता है, स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरी के अंदर में, तो ये 13 नंबर का आता है, ये याद रखना है आप लोगों ने, स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरी के अंदर में। ठीक है, तो स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरी के अंदर में आता है ये 13वां नंबर का। तो दोनों ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है आप लोगों के, प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, अब हिंदी के अंदर में आप लोग देखोगे कि स्टेट नहीं लिखा है, जानबूझ के यहाँ पर हम लोगों ने स्टेट नहीं लिखा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जब भी बात आएंगी आप लोगों की इस तरीके से कि कौन सा वाला माना जाए, तो आप लोगों को हमेशा इंग्लिश को मतलब देनी क्या है, वो एग्जामिनर ही देता है, वो वहां लिखा हुआ ही होता है। ठीक है, ये मैं नहीं बोल रहा आप लोगों को, ऐसे देना हिंदी को चाहिए प्राथमिकता, बट क्या करे, जो भी अभी है, दुर्भाग्यवश हमारे एग्जाम सिस्टम का पैटर्न ही वही है। आप लोगों ने अभी भी देखा होगा 11 12 के अंदर में एक क्वेश्चन है जहां पर में साफ साफ डिस्क्रिपेंसी है, इंग्लिश वाले को मानकर उन्होंने आंसर की दे दी थी। ठीक है, ओके, चलिए नाउ फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर तो आप लोगों को हो जाएगा 12वें नंबर का है। राज्य के मामले में किस तारीख को उड़ीसा बिहार को किस तारीख को उड़ीसा को बिहार के पृथक प्रांत का दर्जा दिया गया था, किस तारीख को उड़ीसा को, देखो उड़ीसा को अलग कर दिया गया था, उसको एक अलग प्रांत बना दिया गया था बिहार से अलग करके, पहले उसका नाम था बिहार एंड उड़ीसा प्रांत। चलिए आंसर सारे फ्रेंड्स यहाँ पर मैं अभी भी 83% लोगों ने सही आंसर दिया है अभी फिलहाल के अंदर में। चलिए, तो आंसर जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में हो जाएगा आप लोगों का 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ था ये। ठीक है, उससे पहले इसका नाम क्या था, इससे पहले इसके पूरे प्रांत का नाम था बिहार एंड उड़ीसा प्रांत, बिहार एंड उड़ीसा।
ठीक है, बिहार एंड उड़ीसा प्रांत इसका नाम हुआ करता था, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं। केवल 7 मिनट के अंदर में फ्रेंड्स 1200 के करीब बच्चे यहाँ पर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। ये दर्शाता है कि आप लोग जो है बिल्कुल एक्साइटेड हो पढ़ने के लिए। तो जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे ताकि जो है फ्रेंड्स पूरी टीम मोटिवेट हो सके, पूरा टीचिंग परीक्षा परिवार जो है मोटिवेट हो सके और ऐसे ही हम लोग जो है अच्छे से जो है पढ़ सके। तो 12 मार्च 1912 को जो है फ्रेंड्स ये याद रखने घोषणा हुई थी कि बिहार एंड उड़ीसा प्रांत अलग होगा और 1 अप्रैल 1912 को बिहार एंड उड़ीसा प्रांत अलग हुआ था। देखो 22 मार्च 1912 को जो है वो अधियाचना जारी हुई थी, ये याद रखना आप लोगों ने, नोटिफिकेशन जारी हुआ था 22 मार्च 1912 को कि बिहार एंड उड़ीसा प्रांत बंगाल से अलग हो जाएगा। और एक्चुअल में अलग कब हुआ था, बिहार एंड उड़ीसा प्रांत बना कब था, ये याद रखना आप लोगों ने, 1 अप्रैल को बना था, 1 अप्रैल, ठीक है 1912 को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जस्ट ऐसा था कि यहाँ पर में आपकी शादी की घोषणा हुई, बट एक्चुअली में शादी जो है वो 1 अप्रैल को हुई थी आपकी। ओके, फिर बाद में 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को अलग किया गया बिहार एंड उड़ीसा प्रांत से, ठीक है, ये याद रखना है। और 15 नवंबर 2000 को जो है फ्रेंड्स बिहार से झारखंड अलग हुआ था। चलिए नाउ फ्रेंड्स अब देखते हैं यहाँ पर मैं आप लोगों का 68वीं बीपीएससी का क्वेश्चन, जल्दी से इसका आंसर कर देंगे आप सभी लोग। 68वीं बीपीएससी का क्वेश्चन, एडिक्टेड टू योर लेक्चर सर, शायद ही कभी पढ़ने में इतना मजा आया होगा। चलिए शिक्षा शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ठीक है, आपके इतने प्यारे से कमेंट के लिए। और एडिक्शन, पढ़ाई का एडिक्शन बहुत अच्छी बात है, ठीक है, थैंक यू पूनम कुमारी जी आपके प्यारे से कमेंट के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है फ्रेंड्स इसकी स्थापना की थी धर्मपाल ने। धर्मपाल पाल वंश का जो है फ्रेंड्स ये सेकंड नंबर का शासक था। पाल वंश का संस्थापक कौन था, अगर ये क्वेश्चन आ जाए, संस्थापक, ठीक है संस्थापक, तो वो था आपका गोपाल, ठीक है गोपाल था। गोपाल का लड़का था धर्मपाल, उसका बेटा धर्मपाल। धर्मपाल जो है फ्रेंड्स इसने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी कौन से डिस्ट्रिक्ट में, चलिए बताइए डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, बता देंगे आप सभी लोग जल्दी जल्दी से, जल्दी से। तो डिस्ट्रिक्ट जो है फ्रेंड्स अगर हम लोग बात करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, भागलपुर। ओके, धर्मपाल ने की थी। धर्मपाल ने एक और काम किया था, नालंदा विश्वविद्यालय जो है नालंदा, उसको रिनोवेट करवाया था, उसकी रिपेयरिंग कराया था। ओके, रिपेयरिंग करवाया था नालंदा की, रिपेयरिंग। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, ये क्वेश्चन अगर आ जाए, देखो नालंदा के बारे में एक दो चीजें याद रखनी आप लोगों ने, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग। तो नालंदा को बनाया किसने था, ठीक है, तो नालंदा को बनाया था गुप्त वंश के जो शासक थे, कुमारगुप्त वन जो थे उन्होंने बनाया था, ये गुप्ता वंश के शासक थे, गुप्ता, ठीक है गुप्त वंश के शासक थे। उसके बाद में नालंदा यूनिवर्सिटी की रिपेयरिंग किसने कराई थी, तो रिपेयरिंग याद रखना आप लोगों ने, रिपेयरिंग करवाई थी फ्रेंड्स आपके, ठीक है धर्मपाल ने, धर्मपाल ने धर्मपाल ने उसकी रिपेयरिंग करवाई थी। बस इतनी सी बात है आप लोगों को याद रखनी है। अगर आप लोगों को जो है फ्रेंड्स ये सेशन पसंद आ रहा है तो जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे जो है फ्रेंड्स। मैं जैसे देख पा रहा हूँ 944 लाइक्स यहाँ पर में हो चुके हैं, जल्दी से फैला दीजिए सेशन को जहां भी फैला सकते हो ना फ्रेंड्स। समुद्र तट से बिहार की अनुमानित दूरी कितनी है, और ये आप लोगों को बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, ठीक है, ये आप लोगों का बिहार सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट का डेटा जो है वो आप लोगों को बता रहा हूँ मैं, ठीक है, बिहार सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट से बनाया गया क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। दो क्वेश्चंस को मर्ज किया है हमने, एक क्वेश्चन था आपका कि बिहार की समुद्र तट से अनुमानित दूरी कितनी है जो बिहार सरकार की वेबसाइट पर है, और राज्य की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है, ठीक है, औसत ऊंचाई कितनी है, ये भी क्वेश्चन है आप लोगों का। बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्या बात है, 989 लाइक्स हो चुके हैं अभी हमारे, ठीक है। देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स यहाँ पर में ऊंचाई कितनी है और अनुमानित दूरी कितनी है, तो अनुमानित दूरी जो है फ्रेंड्स वो है करीब 200 किलोमीटर की, ठीक है, समुद्र तट से, जो सबसे पास का समुद्री तट है, ठीक है आपका। और अगर आपकी ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से, समुद्र के स्तर से, ठीक है, ऐसे क्योंकि क्या होता है ना कि समुद्र का स्तर होता है धीरे 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 जैसे जैसे दूर जाते हैं वैसे थोड़ा बढ़ जाता है वो, ठीक है, दूरी ऊंचाई बढ़ जाती है, ठीक है। तो 173 फीट जो है वो ऊंचा है, तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, ठीक है। अगर आप लोगों को कभी भी लगे कि यार मैं जो है वो समुद्र में कूद के, ये इतना इतना इजी क्वेश्चन जो है वो याद नहीं हुआ अभी तक, सर ने इतना सारे क्वेश्चन करवाए हैं, और जो है अभी तक भी जो है मैंने सेशन को लाइक नहीं किया, ठीक है, अभी तक भी मैंने जो है कमेंट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं बिल्कुल भी अपना कोई रिस्पांस नहीं दिया, मैं तो समुद्र में कूद के जो है वो समुद्र जल समाधि ले लेना चाहता हूँ या ले लेना चाहती हूँ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 200 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा, अगर आप बिहार के एकदम आखिरी कोने पे हो तब भी, ठीक है, वहां से आपको 200 किलोमीटर जाना पड़ेगा, फिर जाके आप जो है जल समाधि ले लोगे। भगवान मुझे क्षमा करना कि मैंने अब तक सेशन को जो है वो लाइक एंड शेयर नहीं किया करके, ठीक है, तो फिर आपका शायद से पाप धुल जाएगा उस समय में। चलिए तो आंसर जो है फ्रेंड्स ये याद रखेंगे आप लोग, एवरेज डिस्टेंस और एवरेज हाइट कितनी है, ठीक है। तो अगर मीटर में पूछ लिया जाए तो 53 मीटर जो है वो होता है, फीट में जनरली आपके बिहार सरकार की वेबसाइट के ऊपर में फीट में दिया हुआ है, ठीक है, तो 173 फीट हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। नाउ नाउ फ्रेंड्स देखिए बिहार दिवस पहली बार बड़े पैमाने पर कौन से साल में मनाया गया था, ये क्वेश्चन तो देखना पड़ेगा यार कि कितने लोग आंसर कर पाते सही से। तौसीफ मिसाबी पूछ रहे कि क्यों हंस रहे हैं सब, तो तौसीफ मिसाबी को समझा ही नहीं जोक, ठीक है, उसको वो लेट कर रहे हैं, उनको थोड़ा जब बाद में समझेगा, मान लीजिए कि कल 2 दिन बाद उनको समझा, ठीक है, और वो खाना खा रहे हैं, इमेजिन करो, और वो जोर जोर से हंसने लगे, तो उनके घर वाले सोचेंगे ये क्या हो गया हमारी लड़की को।
चलिए तो देखिए फ्रेंड्स आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर में 2010 के अंदर में जो है नीतीश कुमार जी ने सबसे पहली बार इसको बड़े पैमाने पर मनाया था। तो आंसर जो है यहाँ पर में होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी। केवल 64% लोगों ने सही आंसर दिया है। ठीक है 64% लोगों ने कि पहली बार बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया गया था, 22 मार्च को। तो इसको मनाने की शुरुआत कब की गई थी? पहली बार बड़े पैमाने के ऊपर में कि भाई हम हर साल 22 मार्च को जो है ये मनाएंगे बिहार दिवस। तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का 2010 में पहली बार इसको मनाया गया था बड़े पैमाने पर। ठीक है चलिए तो ये भी आप लोगों का आंसर हो गया। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट? अब इसके ऊपर मैं बेस में कुछ क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। ठीक है आप लोग इसका आंसर करिए जल्दी से। देखो दो चीजें होती है। ठीक है इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज लेकर चला जाऊंगा। ठीक है अगर आप लोगों से बात करें कि बिहार का ठीक है वनावरण वनावरण ठीक है वनावरण और वृक्षावरण ठीक है वृक्षावरण ओके ये कितना है टोटल मिला के? अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से वनावरण और वृक्षावरण तो ये हो जाता है आप लोगों का 10.33%, 10.33%। ठीक है वनावरण का मतलब होता है जो फॉरेस्टेड एरिया है, फॉरेस्टेड। ठीक है फॉरेस्टेड फॉरेस्टेड का मतलब पूरा जंगल है वो। और वनावरण का वृक्षावरण का मतलब होता है वहां केवल छोटे मोटे से पेड़ पौधे हैं। ठीक है पेड़ पौधे हैं बस। अब जो वनावरण है ना आप लोगों का मतलब फॉरेस्टेड एरिया वो है 7.84%, 7.84%। तो मुझे बताओ वृक्षावरण कितना होगा? चलिए मैथ्स वाले, मैथ्स आता है ना आप लोगों को, आप लोग इतना अच्छे से करते हो, जल्दी से बताओ क्विक कितना होगा ये? ठीक है जल्दी से फास्ट, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। मैंने आप लोगों को एक मैथ्स का क्वेश्चन भी यहाँ पर मैं क्रिएट कर दिया आप लोगों के लिए। ओम सुमन जी आपका क्वेश्चन गलत है। वो उत्पादन और उत्पादन में क्या अंतर नहीं, उत्पादन और उत्पादकता में क्या अंतर है ये क्वेश्चन होना चाहिए था आपका। ठीक है उत्पादकता का मतलब होता है कि कितनी जो है वहां पर में क्षमता है। ठीक है और उत्पादन का मतलब होता है कि कितना अभी उत्पादन कर रहा है। चलिए तो फ्रेंड्स यहाँ पर में जो आंसर है आप लोगों का हो जाएगा 2.49%। ठीक है तो दोनों का टोटल मैंने आप लोगों को बता दिया है, यहाँ पर में 10.33% होता है। ओके अगर मैं इसको 10.33% को जो है वो एरिया में कन्वर्ट कर लूं, बिहार का 10.33% कितना एरिया हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 9721 पॉइंट ठीक है 79। ठीक है 9721.79 स्क्वायर किलोमीटर दोनों मिला के। ठीक है मतलब बिहार के कितने स्क्वायर किलोमीटर एरिया के ऊपर में जंगल या फिर पौधे पेड़ पौधे आपको मिलेंगे? तो वो मिलेंगे आप लोगों को जो है फ्रेंड्स 7.84% पूरा फॉरेस्ट है, 2.49% के ऊपर में झाड़ वुड लगे हुए हैं। ठीक है और इस तरीके से 10.33% हो जाता है दोनों का मिलाकर। तो दोनों का मिलाकर बोलेगा तो क्या आंसर होगा वो मैंने आपको बता दिया। अब चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं आप लोगों से, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, आप लोग आंसर करिए इस क्वेश्चन का जल्दी से। 1223 लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड, जल्दी से सेशन को अगर आप लोग शेयर कर दोगे, ठीक है जहां भी शेयर कर सकते हो तो और मजा आ जाएगा और ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों को करवा पाऊंगा फिर मैं। तो आंसर जो है फ्रेंड्स ये हो जाएगा 7.84%। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं केवल फॉरेस्ट का पूछा था। ठीक है 10.33% क्यों नहीं हो सकता जितने 19% लोगों ने आंसर लगाया? क्योंकि ये फॉरेस्ट ठीक है प्लस जो आप लोगों का प्लांट्स है वहां का वो आप लोगों का हो जाएगा ये। ठीक है तो आंसर इसका 7.84% होगा ना। अब देखिए यहाँ पर मैं 7.84% को भी हम लोग छोटे छोटे हिस्सों में बांट सकते हैं। ठीक है कि 7.84% में से भी बहुत ज्यादा घने जंगल जो है 0.35% है। मध्यम सघन मतलब कि मीडियम जो है घने जंगल ये आप लोगों के है फ्रेंड्स 3.49। और खुला वन जो है आप लोगों का वो है 4.00%। ठीक है अब उसको भी मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको याद करवा दूंगा, पर अभी फिलहाल के अंदर में इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए। इस क्वेश्चन को देखिए आप सभी लोग जल्दी से बताइए। फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर जो है आपका प्लांट का कवर या फॉरेस्ट कवर दोनों को मिलाकर कितना ज्योग्राफिकल एरिया, ये आपका टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में आएगा। ठीक है अगर आपको आगे बढ़ना है ठीक है अच्छे से जो है एग्जाम क्लियर करनी है तो इस तरीके के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। और जितने भी बच्चे जो चाहते हैं कि ऐसे में क्वेश्चंस आपको करवा दूं सारे के सारे, वो अपना अपना रिस्पांस जरूर देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा इस ये 7.84%। मेरे साथ साथ में लिखते जाओ। ट्री कवर कितना हो जाएगा आप लोगों का? ये हो जाएगा 2.49%। ठीक है इसको प्लस कर दो तो ये हो जाता है 10.33% आप लोगों का टोटल। और ये 10.33% को ही अगर आप एरिया में कन्वर्ट करोगे तो ये आपका आ जाता है इतना। समझ में आ गया क्या? अगर समझ में आ गया तो हाथ ऊपर कर दो जल्दी जल्दी से सभी लोग, हाथ ऊपर कर देंगे जल्दी जल्दी से अगर समझ आ गया तो। ठीक है ये टफ कंसेप्ट, ये आप लोगों के आगे बढ़ाने वाले कंसेप्ट है, ये आपको सिलेक्शन के साथ में रैंक सुनिश्चित करेंगे, आप लोगों को बहुत आगे बढ़ा देंगे ये क्वेश्चंस। ठीक है समझ आ गया तो हाथ ऊपर कर दीजिए। अगर रिवीजन चाहते हो तो भी बता देना कि सर और करवा दीजिए इस तरीके के क्वेश्चन ताकि याद हो जाए आप लोगों को। ठीक है तो आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ओके तो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण और वृक्षावरण जो है आप लोगों का इतना होता है। ठीक है 9721.79 वर्ग किलोमीटर, जिसको हम लोग 10.33% बोल सकते हैं। बाकी मैंने आप लोगों को यहाँ पर मैं बता दिया इसका। ठीक है नाउ फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पर मैं ऑफिशियल जो है सोल्जर की जो हुई थी आप लोगों की जीडी, ठीक है ग्रुप डी आप लोगों का जो पेपर हुआ था,
ठीक है, जोधपुर एग्जाम के अंदर में उसमें क्वेश्चन पूछा गया पटना किस नदी के किनारे पे बसा है। अब देखिए आप लोग मान लीजिए बाहर के किसी और भी स्टेट में जाते हो मान लो एग्जाम देने के लिए, तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। कितना सिंपल है भाई, पटना जो है वो गंगा नदी के किनारे पे बसा हुआ है। ठीक है, कितना परसेंट लोगों ने आंसर किया है, 89% लोगों ने आंसर किया। इसका आंसर तो कम से कम 100% होना चाहिए था। ठीक है, 89% लोगों ने आंसर किया, 88 हो गया अभी। ठीक है, तो गंगा नदी के किनारे के ऊपर में बसा हुआ है, ये याद रखना है आप लोगों ने। बिहार के अंदर में सबसे लंबा गंगा नदी का जो स्ट्रेच है वो पटना में ही है, 99 किलोमीटर का। ओके, तो पटना जो है वो गंगा नदी के किनारे के ऊपर में बसा हुआ है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। ओके, गंगा नदी के किनारे के ऊपर में कौन कौन से शहर बसे हुए हैं वो आप लोग इसकी लिस्ट देख सकते हो, इंपॉर्टेंट वाली। ठीक है, इलाहाबाद, वहां पर में गंगा यमुना और सरस्वती का संगम हम लोग मानते हैं। ठीक है, भागलपुर, बक्सर, हरिद्वार, पटना, वाराणसी, कानपुर, ये सब जो है इंपॉर्टेंट सिटीज है आप लोगों की जो गंगा नदी के किनारे पे बसे हुए हैं। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध ने भारत के किस बौद्ध स्थल पर सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था। हाँ चलिए, अब ये क्वेश्चन बताइए आप लोग। गौतम बुद्ध ने, ठीक है, कौन सी बुद्धिस्ट साइट है जहां पर सबसे पहले बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। तनवीर जी पूरे इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक सीरीज लेकर आइए। बिल्कुल मैं तनवीर जी लेकर आऊंगा। और आपको बता दूं कि कल हम लोगों ने जो है ज्योग्राफी के भी वन लाइनर आप लोगों के लिए और ऐड किए हैं। ठीक है, वन लाइनर वाला कोर्स आप लोग एंजॉय कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, मजा आ रहा है आप लोगों को। एक यूनिक जो है फ्रेंड्स पूरी पहले टीचिंग परीक्षा की आप लोगों को और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए, जितने भी टीआरई 4.0 के बच्चे उन सबको फ्री में हम लोगों ने उसके अंदर में दिया हुआ है। ठीक है, बाकी अलग से भी आप लोग ले सकते हो उसको। और आगे में भी बहुत सारी ऐसी चीजें रहेंगी जो टीआरई 4 वाले बच्चों को लिए हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो सारनाथ के अंदर में दिया था इन्होंने पहला प्रवचन, सारनाथ के अंदर में। ये क्वेश्चन आप लोगों का 70वीं बीपीएससी में भी काम आएगा और यूपी की भी बहुत सारी एग्जाम्स में काम आने वाला है आप लोगों को। सारनाथ में पहला प्रवचन दिया था। सारनाथ जो है फ्रेंड्स ये यूपी के अंदर में है, वाराणसी में, वाराणसी के अंदर में, ये याद रखना है आप लोगों ने, यूपी वाराणसी के अंदर में। ओके, सारनाथ। अब मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स की ये जो सारनाथ है इसको आप लोग और किस नाम से जानते हो। सारनाथ को ही आप लोग ऋषि पत्तन के नाम से भी जानते हो। अगर सारनाथ की जगह पे ऋषि पत्तन आ जाता तो आप लोग आंसर ऋषि पत्तन लगाते। इसी पत्तन भी आ सकता है इसका नाम, इसी पत्तन। ठीक है, इसी पत्तन भी आ सकता है। और इसका नाम जो है वो मृगदेई भी आ सकता है, मृग, मृगदेई। ठीक है, मृगदेई भी आ सकता है, डियर पार्क, मृगदेई। ठीक है, तो ये तीनों नाम आप लोगों ने याद रखने सारनाथ के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यूपी के वाराणसी के पास में है, यहाँ पर में गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया था। एक क्वेश्चन जो है केबीसी में भी आया था कि गौतम बुद्ध ने अपना जहां पर में पहला प्रवचन दिया था उस जगह पे जो स्तूपा बना है उस स्तूपा का नाम क्या है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था। ठीक है, मतलब मेरे को गौतम बुद्ध ने आके बताया नहीं ऐसे। ठीक है, लेकिन मेरे को लगता है, इमेजिन कर रहा हूँ कि गौतम बुद्ध भी वैसे ही मतलब अपने जैसे थे। ठीक है, तो क्या हुआ होगा कि उनको जो है बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, बोध गया में, बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब उनको जो है वो लगा कि यार किसको प्रवचन दूं, किसको ज्ञान की बात बताओ, किसको बताओ, किसको बताओ। जैसे आप लोगों का एग्जाम क्लियर हो गया तो आप सोचते हैं ना किसको बताओ, किसको बताओ। कितने लोग हैं जिनको, इमेजिन करो एक बार कि आपका एग्जाम क्लियर हो गया, आपका नाम आ गया, तो आप सोचेंगे मैं किसको बताऊं, किसको बताऊं, किसको बताऊं, है ना। तो गौतम बुद्ध ने पहले सोचा। ठीक है, वो आप लोगों की वन लाइनर जो दिया है ना उसके अंदर में मैंने दिया है ये क्वेश्चन आपके बीपीएससी के एग्जाम के अंदर में आया था ये। ठीक है, तो अलारा, ठीक है, ठीक है, अलारा कलामा, अलारा, ठीक है, कलाम, ये इनके गुरु थे। ठीक है, एक थे रामपुत्र, ये इनके गुरु थे। इनको देने की सोचा उन्होंने, लेकिन दोनों की मृत्यु हो गई थी। फिर इन्होंने सोचा कि काम करता हूं मैं अपने वो जो 5 इनके साथी थे, 5, ठीक है, कलीग्स थे, उनको मैं जाकर ज्ञान की बात बताता हूँ। तो ये ढूंढते 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 पहुंचे वाराणसी, वाराणसी, जहां पर में इनकी पहली मुलाकात हुई थी इन 5 लोगों से। ठीक है, सारनाथ पहुंचे ये लोग, वाराणसी के पास में सारनाथ में। वहां पर में बना है आपका, ठीक है, चौखंडी स्तूपा, चौखंडी, चौखंडी स्तूपा। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं ना कि आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है, तो आप वहीं पे उनको ज्ञान की बातें बताना स्टार्ट कर दोगे। जहां पर में वो मिले थे, ठीक है, उस वहां पर में बना है चौखंडी स्तूपा। अब ऐसा थोड़ी ना है कि आप मान लो कि मैं पटना के ऊपर में जो है वो वॉक कर रहा था ऐसे यहाँ पर में, और आप लोग मिले तो मैं आपको बुला रहे इधर। ठीक है, राहुल, गोपाल, कुमारी, अंजलि वर्मा, किरण, ठीक है, पीहू, प्रीति, ठीक है, गौतम, चलो तुम लोग आओ इधर, तुम लोगों को ज्ञान की बात बताता हूं मैं यहाँ पर में कि गौतम बुद्ध ने सारनाथ में पहला प्रवचन दिया था। अब तुमको बिठा के थोड़ी ना मैं वही के वही ज्ञान की बात बताने लगूंगा। ठीक है, पहले अपन बातचीत करेंगे कैसे कि और कैसे, क्या हाल है, सब ठीक है, बीवी बच्चे कैसे, मतलब मेरे नहीं आप लोगों के कैसे है करके मैं इस तरीके के सवाल पूछूंगा। फिर बाद में आपको जो है कुछ ज्ञान की बात बताऊंगा बाद में। तो जहां मिले थे वहां चौखंडी स्तूपा है, और जहां पर मैं प्रवचन दिया था वहां पर में है धामिक स्तूपा, धामिक स्तूपा, धामिक स्तूपा। तो जहां पर में मिले थे, ठीक है, जहां मिले थे वो है चौखंडी स्तूपा, और जहां फर्स्ट प्रवचन दिया था उन्होंने, ठीक है, प्रवचन, वहां पर मैं आप लोगों का धार्मिक स्तूप है। दोनों के दोनों जो है वो सारनाथ के अंदर में। समझ में आया क्या, समझ में आया होगा तो एक बार जल्दी से लाइक का बटन दबा देंगे जितने भी बच्चे हैं आप लोग। तो जहां पर मैं पहला प्रवचन दिया था वो है धार्मिक स्तूपा, और जहां पहली बार मिले थे उनसे वहां पर में है चौखंडी स्तूपा। वन लाइनर बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ गया है सर, बहुत मजा आ रहा है, एमडी साबिर जी बोल रहे हैं। और ऐसे ही आप लोगों का जो है फ्रेंड्स आपका बढ़ना चाहिए, वन लाइनर पढ़ के मजा आ गया, थैंक यू सर। देखिए दानिश अकाबुल, अरे वाह मेरा ही नाम है आपका भी, ठीक है, संस्कृति शिवानी जी, वन लाइनर जस्ट अमेजिंग, बहुत बढ़िया। ऐसे ही जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने करना है, और जितने भी बच्चे अभी तक जिन्होंने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया वन लाइनर से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, आपको बहुत आगे बढ़ा देगा। ठीक है, ओके, चलिए नाउ फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आप लोगों का करिए इसका आंसर जल्दी से।
चलिए, तो कौन बनेगा करोड़पति में? विच ऑफ दीज इवेंट्स रिलेटेड टू लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध हैपेंड एट अ प्लेस व्हिच इज प्रेजेंट डे नेपाल। ठीक है, तो नेपाल के पास में उनका जन्म क्या हुआ था? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें गौतम बुद्ध का जो है फ्रेंड्स नेपाल के पास में क्या है, तो उनका बर्थ प्लेस है, ये याद रखना है आप लोगों ने, बर्थ प्लेस। ठीक है, उसका नाम है लुम्बिनी, लुम्बिनी नाम की जगह है। ठीक है, वहां पर में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, लुम्बिनी के अंदर में, आज जो नेपाल के अंदर में। तो बर्थ, ठीक है, गौतम बुद्ध का जो बर्थ है ना फ्रेंड्स, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, ये दर्शाया जाता है आप लोगों का जो है कमल से, कमल से, हाथी से। ठीक है, इस तरीके से जो है वो दर्शाया जाता है गौतम बुद्ध का जन्म। इवन जो है फ्रेंड्स आप लोगों का बुल या बैल जो है उससे भी दर्शाया जाता है कई बार गौतम बुद्ध का जन्म। ठीक है, तो बर्थ उनका लुम्बिनी में हुआ था, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। ओके, जो कि आज के नेपाल के अंदर में। बाकी एनलाइटनमेंट, उनको ज्ञान की प्राप्ति जो है वो बोध गया में हुई थी। पहला प्रवचन जो है उन्होंने दिया था सारनाथ के अंदर में, यूपी में, और महापरिनिर्वाण उनका यूपी के कुशीनगर में हुआ था, जिसको कुशीनारा बोला जाता था पहले। ठीक है, म्यांमार की मांडले जेल में भगवत गीता पर आधारित गीता रहस्य किसने लिखी? ठीक है, एक्चुअली हुआ क्या था कि उनको जो है मांडले जेल में डाल दिया गया था सरकार के खिलाफ लिखने के आरोप में। ठीक है, वहीं पे बैठे बैठे उन्होंने भगवत गीता के ऊपर में अपनी एक टीका टिप्पणी जो है, एक उन्होंने अपना जो है एक बेसिकली आप लोग बोल सकते हो कमेंट्री लिखी थी उन्होंने गीता रहस्य के नाम से। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है। ठीक है, गीता रहस्य किसने लिखी है? गीता रहस्य, डायरेक्टली पुस्तक का नाम आपको याद रखना है फ्रेंड्स, बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है गीता रहस्य। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक की गीता रहस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर में। ठीक है, नालंदा विहार किसके द्वारा नष्ट किया गया था? ठीक है, 2016 की कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर में पूछा गया प्रश्न। चलिए जल्दी बताइए, यहाँ पर में नालंदा विहार किसके द्वारा नष्ट किया गया था? ओके, तो आंसर जो है फ्रेंड्स हो जाएगा बख्तियार खिलजी। ठीक है, बख्तियार खिलजी, ए इज द करेक्ट आंसर। बख्तियार खिलजी ने जो है फ्रेंड्स सन 1200 के अंदर में इसको नष्ट कर दिया था। ठीक है, ये जो है फ्रेंड्स बख्तियार खिलजी जो है आप लोगों को याद रखना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति हुआ करता था, और बिहार का प्रथम विजेता, ठीक है, इसी को माना जाता है प्रथम मुस्लिम विजेता, बख्तियार मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी को माना जाता है पहला मुस्लिम विजेता। ठीक है, और इसके अलावा जो है फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं कि जो नालंदा जो यूनिवर्सिटी है उसको आप लोगों का यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। साथ ही साथ जो बख्तियार खिलजी है, ठीक है, बिहार के अंदर में इसने बहुत तोड़फोड़ मचाई थी। नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, सोमपुरी मठ, इसको तोड़ दिया था उसने, लेकिन आखिरकार मरा भी है बिहार के अंदर में ही, और बिहार के अंदर में इसकी कब्र है। इसका इसका मकबरा कहाँ पर में है बता सकते हो आप लोग? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी का मकबरा कहाँ पर में है? तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी का मकबरा जो है फ्रेंड्स आप लोगों को मिलेगा बिहार शरीफ के अंदर में। ठीक है, ओके, तो पहला मुस्लिम विजेता जिसने बिहार को जीता था वो था बख्तियार खिलजी। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम के अंदर में, इसी वजह से आप लोगों को कराया मैंने। ठीक है, चलिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा आप सभी लोग। बाकी जो है फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। ओके, तब तक मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने जिन्होंने वन लाइनर सीरीज पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा, ठीक है, वो इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो भी मैं